नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी पहुंचकर आपदा कंट्रोल रूम में देर रात तक समीक्षा बैठक की। तो वहीं आपको बताते चले कि राहत एवं बचाव कार्यों की स्थलीय जायजा भी लिया गया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। आपको बता दें कि सीएम ने थराली हर्ष क्षेत्र में बादल फटने से हुई तबाही के बाद राहत सामग्री, रेस्क्यू की टीम, पेयजल, भोजन, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और आवश्यकता के अनुसार हेलीकॉप्टर के माध्यम से देहरादून व मातली शिफ्ट करने की व्यवस्था करने को भी कहा। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने युद्ध स्तर पर विद्युत संचार और जल की आपूर्ति बहाल करने, रोड की कनेक्टिविटी को सुधारने और थराली हर्ष क्षेत्र में वीसेट और जेनसेट जल्द से ही जल्द पहुंचाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पूर्वानुमान प्रणाली और विभागीय समन्वय पर विशेष बल दिया है। तो वही बताते चले कि मुख्य सचिव ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी और अन्य एजेंसियों की टीमें राहत कार्यों में निरंतर जुटी हुई है। और जहां पर सीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। से है, वडनगर से है। हम 23 जन हैं। हम 23 जन साथ में ही आए थे। 3 गाड़ियां करके हम गंगोत्री जा रहे थे। गंगोत्री जाके वो हादसा हुआ ना, तब हम 1 घंटा 8 मिनट थे वहाँ से पसार हो गए थे। और वहाँ जाके हमको पता चला, 2 बजे हम पहुँच गए। वहाँ जाके हमको पता चला तो वहाँ ऐसा बाढ़ आ गया था और सबने हमको अच्छी तरह से मदद की। ईसावास्यम में हम रुके थे, वहाँ तो बहुत अच्छी सेवाएं मिल रही थी। बहुत अच्छे जी, वो संजी भी बहुत अच्छे थे। रहने वाले थे। हम 3 दिन से गंगोत्री में फंसे हुए थे। गंगोत्री से हम सरकारी बस लेकर आए हरसिल, और हरसिल से हमको हेलीकॉप्टर में से उत्तरकाशी ले आए। सरकार बहुत अच्छा किया है। सरकार अच्छा दिया है। अच्छी तरह से हमने लाए, यहाँ भेजे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता उपेंद्र असवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तरकाशी से। तो उपेंद्र, जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, आज का क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी निकिता, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी दराली में जो आपदा आई थी, अभी तक लगभग 11 बजे तक 113 लोगों को सुरक्षित मातली हेलीपैड पहुंचा दिया गया था। जो सेना के जो यहाँ पे हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं और जो प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर है उसके माध्यम से लोगों को यहाँ लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी मातली हेलीपैड पर पहुंच के जो लोग आपदा में जो यहाँ फंसे थे पहुंचाया जा रहा है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उनका हालचाल पूछ रहे हैं। और अभी भी जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो सेना के जवान है वो लगातार दराली में अभी तक जो रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को जल्द से जल्द जो सुरक्षित लोग हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है युद्ध स्तर पर जारी है, क्या कुछ सुविधाएं जो लोग यहाँ प्रभावित हैं उनके लिए करी गई है सरकार की ओर से? हाँ जी निकिता, मैं आपको बता दूं सरकार की तरफ से जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है, सबसे पहले जो रहने की, खाने की जो व्यवस्था है सबसे पहले मुख्य ये रखा गया है। और जो जहाँ पर अधिक जो दिक्कत के सामना कर रहे हैं उन लोगों को सुरक्षित हेली के माध्यम से उत्तरकाशी लाया जा रहा है और जो यहाँ पे बेस कैंप बनाए गए हैं उनमें रखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से जो यहाँ के लोग हैं उनको किसी तरह की दिक्कत और परेशानी न हो। और जो बाहर से जो टूरिस्ट जो फंसे थे उनको भी धीरे धीरे यहाँ उत्तरकाशी मातली लाया जा रहा है। यहाँ से उन्हें जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचाया जा रहा है और जो लोग सामान्य है उनको जो यहाँ की जो बसें हैं बसों के माध्यम से देहरादून और ऋषिकेश पहुंचाया जा रहा है। जी उपेंद्र, अगर अंदाजा लगाया जाए तो अभी और कितने प्रभावित हैं जो वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं जिनका रेस्क्यू लगातार जारी है?
जी मैं आपको बता दूं, निकिता बता दूं कि अभी भी यहाँ पर काफी लोग फंसे हुए हैं। उनको धीरे धीरे यहाँ से निकाला जा रहा है। जो खतरे के निशान पे जो लोग हैं, जो देखा जा रहा है कि यहाँ पे खतरा हो सकता है, उन लोगों को वहाँ से खाली करा जा रहा है और उनको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जो लोग ज्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों को हेली के माध्यम से उत्तरकाशी मातली लाया जा रहा है। जी ठीक है उपेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार आपदा प्रबंधन की ओर से राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। अब हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं संवाददाता। तो अभय, जिस तरीके से लगातार केंद्र की ओर से भी हर संभव सहायता का जो की जा रही है और साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार समीक्षा बैठक जारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तीसरे दिन भी उत्तरकाशी में डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो से इस पूरे राहत बचाव कामों की समीक्षा यहां पर कर रहे हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो जरूरी चीज़ें हैं, खासतौर पर इस राहत बचाव काम को जो और तेज करने के लिए जो जरूरी चीज़ें उनको वहाँ पर उपलब्ध कराने का काम उनकी तरफ से वहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो शासन के जो आला अधिकारी है वो आपदा कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार इस राहत बचाव कामों की मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं और जो जरूरी जो दिशा निर्देश है जो मुख्यमंत्री की तरफ से भी दिए गए, उन सभी का पालन वहां पर किया जा रहा है। इस समय कहा जा सकता है कि जैसे ही मौसम साफ हुआ है, लगातार जो राहत बचाव के जो काम है उनको वहां पर और तेज करने का काम वहां पर किया गया। युद्ध स्तर पर ये राहत बचाव के काम इस समय वहां पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जो रास्ते में जो श्रद्धालु या फिर जो स्थानीय लोग इस समय फंसे हैं, उन सभी को सुरक्षित निकालने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जो धराली का जो बाजार है, यानी कह सकते हैं कि जो अभी घर बचे हुए हैं वहाँ पर, जो भवन वहाँ पर बचे हुए जो इस समय खतरे की जद में है, वहाँ से भी लोगों को शिफ्ट करने का काम वहाँ से किया जा रहा है, उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है। और जो मुख्य बाजार था जो सबसे ज़्यादा प्रभावित वहाँ पर हुआ, अब वहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो राहत बचाव के जो काम के बाद जो रेस्क्यू अभियान है उसको और तेज करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि लगातार MI-17 के माध्यम से, चीनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन सभी मशीनों को वहाँ उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, जिससे राहत बचाव के काम को और तेज वहाँ पर किया जा सकता है। जो लोग मलबे में दबे हैं उनके लिए भी अब रेस्क्यू अभियान वहाँ पर शुरू किया गया है। ये कह सकते हैं कि लगातार जो मलबे को हटाने का जो काम है उसको करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। आर्मी की तरफ से कह सकते हैं कि जो डॉग स्क्वाड की जो टीम वहाँ पर पहुँची है वो उनसे भी वहाँ पर पूरी मदद वहाँ पर ली जा रही है। जो जियो की थर्मल इमेजिंग है उसका इस्तेमाल वहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही दूसरे जो माध्यम है, कह सकते हैं कि जो विद्युत संचार और टेलीफोन संचार के जो माध्यम से भी वहाँ पर कट ऑफ हो गए थे, उनको फिर से रिस्टोर करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो मार्ग अवरुद्ध है इस समय, उन मार्गों को भी खोलने का काम वहाँ पर किया जाए। ये कह सकते हैं कि जो भटवाड़ी से जो गंगनानी तक का जो मार्ग था वो अब यहाँ पर खुल चुका है, वहाँ पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। गंगनानी के पास जो पूरा ब्रिज वहाँ पर टूट गया था, पूरी सड़क वहाँ से वॉश आउट हो गई थी, उस पर वैली ब्रिज बनाने का काम आर्मी की तरफ से वहाँ पर किया जा रहा है। उसको लेकर भी युद्ध स्तर पर काम वहाँ पर हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे इस रेस्क्यू अभियान को अब समय मौसम साफ होते ही और युद्ध स्तर पर करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जिस चीज़ की सब लोगों को आवश्यकता थी कि मुख्यमंत्री अगर वहाँ पर है तो फिर उन्हें वहाँ पर भरोसा जगता है कि उनको जल्द ही रेस्क्यू करने का काम वहाँ पर किया जाएगा, वो वहाँ पर मौजूद है और उनकी तरफ से लगातार दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। जी अब आज की बात की जाए तो आज कितने लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है? देखिए, सुबह ये कह सकते हैं कि 6 बजे से ही रेस्क्यू अभियान का था, जो हेलीकॉप्टर्स की जो उड़ान थी उनको वहाँ पर शुरू कर दिया गया था और अभी तक ये कह सकते हैं कि 200 से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको वहाँ पर रेस्क्यू करने का काम अब तक वहाँ पर कर लिया गया है, यानी अलग अलग माध्यमों से, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो यूकाडा की तरफ से जो हेलीकॉप्टर हायर किए गए थे, 8 हेलीकॉप्टर हैं, उनकी वहाँ पर शॉर्टेज चल रही है। इसके अलावा 2 MI हेलीकॉप्टर वहाँ पर मौजूद है, उसके माध्यम से भी लोगों को रेस्क्यू करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जो चीनूक हेलीकॉप्टर है उससे जो भारी मशीनरी है जिसकी आवश्यकता वहां पर इस समय राहत बचाव कामों के लिए, उसको ले जाने का काम वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी जो शटल सेवाएं हैं यातायात मार्गों पर, उनको भी शुरू करने का काम वहां पर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश यहाँ पर दे दिए गए कि जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए बेहतर जो सुविधाएं यहाँ पर दी जा सकती है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर खाद्य रसद के क्षेत्र में हो, उनको देने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। लगातार जो सामाजिक संगठन या फिर जो वहाँ के जो
स्थानीय लोग हैं वो भी आपदा प्रभावितों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से मौसम साफ इस समय चल रहा है तो उम्मीद ये जगती है कि देर शाम तक और कुछ बड़ी राहत की खबरें हमको यहाँ पर मिल पाएगी, राज्यवासियों को मिल पाएगी। जो लोग अपने को ढूंढने की तलाश वहाँ पर कर रहे हैं उन लोगों को भी कुछ अच्छी खबरें वहाँ पर मिल सकती है। जी, अगर अब है खाद्यान्न की बात की जाए तो खाद्यान्न को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, सीधे तौर पर ये कह सकता है कि खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से टीमों को वहाँ पर डिप्यूट करने का काम वहाँ पर कर दिया गया था, जिसमें जो अपर आयुक्त है खाद्य विभाग के एसएस पांगटी उनको वहाँ पर भेज दिया गया था और पीएस पांगटी को वहाँ पर भेज दिया गया था और उनकी तरफ से लगातार जो खाद्य सामग्री है वो उस क्षेत्र में बंटवाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। यानी जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से जो खाद्य सामग्री है वो पैकेट के रूप में, यानी जो राशन के जो पैकेट्स बनाए गए हैं जिसमें चावल है, गेहूँ है, तेल है, नमक है या फिर दूसरी जो दालें हैं, उन चीज़ों को वहाँ पर भेजने का काम किया जा रहा है। MI-17 के माध्यम से भी उन खाद्य सामग्रियों को आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है उनको वहाँ पर पहुँचाने का काम किया जा रहा है। सीधे तौर पर जो कर्मचारी इस समय जिला प्रशासन के वहाँ पर मौजूद है उनके माध्यम से उन्हें बंटवाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। तो लगातार कोशिश यही है कि हर प्रभावित तक जो खाद्य सामग्री है उसको पहुँचाने का काम वहाँ पर किया जाए। जो कैंप वहाँ पर बनाए गए उन कैंपों पर भी खाद्य सामग्री वहाँ पर रख दी गई है, उपलब्ध वहाँ से भी उपलब्ध कराने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। तो कोशिश यही है कि जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, खाद्य का जो क्षेत्र है, उन लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मदद है उनको देने का काम वहाँ पर किया जा सके। जी, अब है कल से जैसे ही मौसम साफ हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तेज हो गया है, क्या लगता है कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा हो जाएगा? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन कब पूरा होगा ये कहना अभी जल्दबाजी यहाँ पर होगी, क्योंकि जिस प्रकार से भीषण आपदा यहाँ पर आई है, क्योंकि अभी तो ये कह सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकता उन लोगों को बचाने की है जो लोग अभी रास्तों में या ऐसे स्थानों पर जो लोग फंसे हुए हैं जहाँ पर खतरा ज़्यादा हो सकता है उनको रेस्क्यू करने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जो लोग मलबे में दब गए थे उनके लिए अभी कोई रेस्क्यू अभियान वहाँ पर पूरी तरीके से शुरू भी नहीं किया पाया। यानी जैसे ही ये चीज़ें प्राथमिकता के आधार की जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद जो मलबे से लोगों को जो निकालने का जो काम होगा, जिनकी आशंका मलबे के नीचे दबे होने की, उनको रेस्क्यू करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। फिलहाल अभी ये कह सकते हैं कि जो ताज़ा जानकारी इस समय मिल रही है वो ड्रोन के माध्यम से भी जो आपदा प्रभावित जो क्षेत्र है उनकी सर्चिंग अभियान वहाँ पर किया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से उसकी तलाशी वहाँ पर की जा रही है। देखा जा रहा है कि कहीं कुछ लोग और फंसे हुए तो नहीं है, क्या कोई और खतरे की ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पर लोग फंस हो सकते हैं या जहाँ से खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है। उन चीज़ों की भी गहन चेकिंग वहाँ पर चल रही है। तो लगातार हर उस प्रयास को करने का काम राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है जिससे आपदा को प्रभावित लोगों की मदद भी की जा सके और जो आपदा के लिए जो खतरा इस समय बन रहे हैं उनको भी समाप्त करने का काम वहाँ पर किया जा सके। जी, अब है इस आपदा के बीच जो है ऐसे कई लोग हैं जो अभी तक भी बिल्कुल लापता है, जिनका कुछ भी जानकारी जो अभी तक प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है? देखिए, पुलिस विभाग के आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, सेना के जवान वहाँ पर मौजूद है, ITBP के जवान वहाँ पर मौजूद है, NDRF के जवान वहाँ पर मौजूद है। जो कैंप इस समय वहाँ पर बनाए गए उन कैंपों में जो लोग हैं उनसे पूछा जा रहा है कि उनके कोई परिचित या कोई ऐसा साथी जो इस समय नहीं मिल पा रहा, उनके संपर्क में नहीं है, उनसे उन्हें कब किस जगह पर आखिरी बार देखा गया था और उसके आधार पर उसके सर्चिंग अभियान वहाँ पर किया जा रहा है। लोगों से भी पूछताछ वहाँ पर की जा रही है। जो स्थानीय लोग जो इस समय कह सकते हैं जिन्होंने इस आपदा को अपनी आंखों से देखा है, जिनकी आप बीती है, उनसे पूछने का काम वहां पर किया जा रहा है। तो कई ऐसी खबरें निकल कर सामने आ पा रही है जिसमें कई लोग अभी भी मिसिंग यहां पर बताए जा रहे हैं। कुछ लोग नेपाल के यहां पर बताए जा रहे हैं जो मजदूर के रूप में वहां पर काम करने के लिए आए थे, जो वहां पर उस क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन इस आपदा की जद में यहाँ पर आ गया तब से अब तक उनका कोई पता नहीं है। कुछ टूर ऑपरेटर भी बता रहे हैं कि उनके कुछ वाहन वहाँ पर थे और वाहन यात्रियों को छोड़ने के लिए वहाँ पर गए थे, उनके भी कोई जानकारी वहाँ पर नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी जो जानकारियाँ उन सभी को कलेक्ट करने का काम जिला प्रशासन की तरफ से वहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन एक सही आंकड़ा अभी तक निकल कर सामने नहीं आ पाया। कोई ऐसी फिगर अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर नहीं दी गई है जिससे ये कहा जा सकता हो कि इस आपदा में इतने लोग प्रभावित हुए, इतने लोग लापता कहे जा सकते हैं। जितनी जानकारी आ रही है उस जानकारी को एकत्रित करने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जैसे ही राहत के बचाव कामों को और तेज गति यहाँ पर मिल पाएगी, मौसम जैसे ही और साफ यहाँ पर होता है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि जो आंकड़े होंगे वो आंकड़े सबके सामने आते हुए भी नजर आएंगे। जी ठीक है, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तरकाशी में लगातार युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तब जो निर्देश हैं वो उनका पालन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी के जनपद में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा को लेकर आज डीजी आईटीबीपी और डीजी के साथ साथ एनडीआरएफ और डीजीपी उत्तराखंड पुलिस की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई और जिसमें बैठक में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे रेस्क्यू अभियान की प्रगति, जमीनी चुनौतियों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और मजबूत करने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फंसे हुए लोगों को शीघ्र ही रेस्क्यू किया जाए और राहत कार्यों में भी कोई भी विलंब ना हो। तो वहीं बताते चले कि बैठक में विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में टीमें भेजने, हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू एवं राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ आवश्यक संसाधनों की तत्परता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही बिजली, संचार और सड़क संपर्क इसकी शीघ्र ही बहाली और राहत सामग्री की निर्बाध आपूर्ति पर भी इसका देखते हुए जो है निर्देश दिए गए। तो वहीं बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर इस समन्वय को आपदा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार तेज है और जिसको लेकर तमाम तरीके की रणनीति भी बनाई जा रही है, जिसमें कि आपको बता दें कि दुर्गम क्षेत्रों में राहत टीमों को भेजने के लिए भी बैठक की गई और जिसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा क्षेत्र में विकास के कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है, जहां क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के सहयोग से कई महत्वपूर्ण योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणाओं ने क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया है और जहां विधायक दुर्गेश लाल का कहना है कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कि पुरोला क्षेत्र में विकास की दृष्टि से अन्य जनपदों से आगे रहे और इसी लक्ष्य को लेकर वह लगातार सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाए। उत्तरकाशी आपदा में फंसे तीर्थयात्रियों को चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए सुरक्षित देहरादून लाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून के एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन की टीम 24 घंटे मुस्तैदी से तैनात है और जहां एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क दवाएं, रिफ्रेशमेंट के साथ साथ आवश्यक सेवाओं के सुनिश्चित भी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन की देखरेख में विशेष वाहनों से यात्रियों को देहरादून, ISBT और ऋषिकेश भेजा जा रहा है, जहां देहरादून के जिलाधिकारी सबिन बंसल ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर राहत व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रियों से भी मुलाकात की। उन्होंने यात्रियों को आश्वासन दिया है कि प्रशासन हर संभव मदद करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और किसी को भी असुविधा नहीं होने दी जाएगी। तो वहीं तीर्थयात्रियों ने सुरक्षित रेस्क्यू और सरकार की सक्रिय भूमिका के लिए उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। तो आपको बता दें कि लगातार उत्तरकाशी से लोगों का रेस्क्यू जारी है और जिसमें कि आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी पूरी तत्परता से कार्य किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि डीएम ने जाकर निरीक्षण किया और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा भी लिया गया। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी समेत कुमाऊं के अधिकांश जिलों में एक बार जो है फिर से मौसम ने करवट ले ली है। तो वहीं क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है और जिससे जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि भारी बारिश के चलते नदी नालों में उफान आ गया और जिससे कई क्षेत्रों में जल भराव और आवागमन पूरे तरीके से बाधित हो गया है। तो वहीं नैनीताल जिले में रेड अलर्ट को जारी होने के बावजूद प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश की घोषणा नहीं की और जिससे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि अभिभावकों में भी इस निर्णय को लेकर चिंता देखी जा रही है और जहां लोगों ने प्रशासन से स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने की मांग की है ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो
आपको बता दें कि हल्द्वानी में लगातार बारिश हो रही है और जहां तमाम जिलों में भी रेड अलर्ट को आज जारी किया गया है, जहां तेज हवाओं के साथ लगातार बारिशों का दौर जारी है। और वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र में अवकाश ना होने की वजह से खासा जो रोष है वो देखने को मिल रहा है, जहां अभिभावकों ने भी स्कूलों की छुट्टी ना होने पर चिंता को व्यक्त किया है। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है और वहीं आपको ये तस्वीरें हम हल्द्वानी से दिखा रहे हैं, जहां नदी नाले पूरे तरीके से उफान पर हैं। तो वहीं अब खबर कालाडूंगी से है, जहां जल संसाधन की लापरवाही से दूषित पानी पीने को लोग जो है मजबूर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बीमारी फैलने की आशंका कालाडूंगी से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां पर जल संसाधन की लापरवाही के चलते नगर क्षेत्र में जनता दूषित पानी पीने के लिए बेहद मजबूर है। तो वहीं पूर्व सभासद कविता बालिया के नेतृत्व में वार्ड 2 की जनता ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। में यहाँ चिन्हित हो गया था नेताजी जो आपका फॉरेस्ट के बंगले के आगे फील्ड सर ही सर कालाडूंगी के क्षेत्रवासियों द्वारा वार्ड नंबर 2 में कोई मेन हॉल है, उसमें गंदगी आ रही है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है और ये भी अवगत कराया है कि जो पानी की सप्लाई है उससे दूषित पानी आ रहा है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता को अवगत करा दिया गया है और उनके द्वारा इसके शीघ्र निस्तारण के लिए आश्वस्त किया गया है। आज हमने एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, उसमें वार्ड नंबर 2 में जो ट्यूबवेल बनाया गया है जल निगम द्वारा, अब वो जल संस्थान के हैंडओवर कर दिया गया है। पहले जल निगम द्वारा उसमें जगह जगह पानी की सप्लाई के लिए गेट वाल बनाए गए थे। उस गेट वाल को उसमें एक चैम्बर बनाया गया है, तो चैम्बर के ऊपर एक स्लिप डाला गया है। जो स्लिप में एक होल छोड़ा गया है, उससे क्या हो रहा है, जो बरसात का गंदा पानी है, जैसे कुत्ते वगैरह मल त्याग भी कर रहे हैं या रास्ते का भी कोई गंदा पानी है, सारा उस गेट वॉल के चैम्बर में जमा हो रहा है, जिससे बीमारी होने का बहुत बड़ा खतरा है। हो सकता है डेंगू मच्छर या मलेरिया मच्छर उसमें उत्पन्न हो और जनता के स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ा ये खिलवाड़ किया गया है और जल निगम द्वारा बहुत बड़ी ये लापरवाही की गई है। तो इसलिए मैं ये जल निगम से ये कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पर उचित कार्रवाई की जाए, समस्या का समाधान किया जाए। उस स्लिप के ऊपर जो होल छोड़ा गया है उसके ऊपर भी ढक्कन लगाया जाए ताकि गंदा पानी उसमें ना जा सके। अब खबर देहरादून से है, जहां ओगल भट्टा निवासी किरण की 1 साल पुरानी दाखिल खारिज की गई समस्या आखिरकार 3 दिन में हल हो गई है। आपको बता दें कि जून 2024 में खरीदी गई भूमि का नामांतरण लगातार टलता ही जा रहा था, जिससे महिला वकीलों और एजेंटों के बीच फंसकर अपने मानसिक रूप से भी बेहद परेशान चल रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि मामला जब जिला अधिकारी सविन बंसल के संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग को 72 घंटों के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। परिणाम स्वरूप अगस्त 2025 में ही महिला के नाम पर भूमि दर्ज हो गई है और उसके लंबी जद्दोजहद अब खत्म हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि डीएम सविन बंसल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्विवाद दाखिल खारिज प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित ना रखा जाए और तय समय सीमा में निस्तारित किया जाए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।